हेलो एंड वेलकम बैक विद द लेक्चर 2 ऑफ यूनिट 1 रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट साइंस। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कार्बन साइकिल तक स्टडी किया था, अब इस लेक्चर में हम कवर करेंगे नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, देन अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, causes of global warming, effects of global warming and processes of global warming. Thereafter, I will talk on the greenhouse effect and ozone depletion. So start करते हैं नाइट्रोजन साइकिल से। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि एनवायरनमेंट में आप कह सकते हैं एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू वेरियस फॉर्म्स, जैसे कि नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स और भी बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स जो कि नाइट्रोजन की फॉर्म रहती हैं। तो इसे हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और असेंशियल प्रोसेस है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है अर्थ के ऊपर। सो नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट रहता है अमाइनो एसिड्स का, न्यूक्लियोटाइड्स और क्लोरोफिल का। अमाइनो एसिड्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट रहते हैं जैसे कि लाइसिन, आर्जिनिन, और न्यूक्लियोटाइड्स की अगर बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो आपके जैसे डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं। डीएनए जो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे सेल का और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इस तरह से क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और नाइट्रोजन साइकिल एक बायोजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कि नाइट्रोजन जो है इनर्ट फॉर्म में, यानी कि नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, उसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक ऐसी यूजेबल फॉर्म में, एक ऐसी फॉर्म में जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज़ की जा सकती है। तो नाइट्रोजन जो है एक बहुत सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है इन द एटमॉस्फेयर, और नाइट्रोजन की जो साइक्लिंग है जिसे हम नाइट्रोजन साइकिल कह रहे हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, या आप कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स करते हैं नाइट्रोजन साइकिल को कैरी आउट करने के लिए। तो नाइट्रोजन मैंने बताया N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, यानी कि एक इनर्ट फॉर्म में नाइट्रोजन पाई जाती है। एक एक्सट्रीमली स्टेबल फॉर्म है ये नाइट्रोजन की, और यही एक फॉर्म है जो कन्वर्ट होती है अनदर नाइट्रोजन की फॉर्म्स में, या आप कह सकते हैं अनदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में। सो नाइट्रोजन साइकिल के जो मेन स्टेप्स हैं, सबसे पहले स्टेप में आएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपको सेकेंड स्टेप याद रखना है नाइट्रिफिकेशन, देन एसिमिलेशन, देयर आफ्टर अमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। यानी कि इसके जो मेन स्टेप्स हैं वो 5 स्टेप रहते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने याद रखना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरी आउट की जाती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से, जैसे कि राइजोबिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो स्टेप है वो बैक्टीरिया से कैरी आउट होता है, जैसे कि राइजोबियम। देन आपका आएगा और भी ऐसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में N2 की फॉर्म में, यानी कि एक इनर्ट और स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और इसको कन्वर्ट करेंगे NH3 यानी कि अमोनिया की फॉर्म में, देन नाइट्रेट्स NO3 की फॉर्म में, NO3 नेगेटिव, देन NH4 पॉजिटिव यानी कि अमोनिकल फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, नाइट्रोजन की कन्वर्जन हुई अमोनिया या फिर नाइट्रेट या अमोनिकल फॉर्म में। अब नेक्स्ट स्टेप आता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू कैरी आउट होती है। तो किसके थ्रू कैरी आउट होती है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास, आगे मैंने एग्जाम्पल्स को कोट किया है। देन नाइट्रिफिकेशन जो है, जो बैक्टीरिया रहेगा नाइट्रोसोमोनास, वो क्या करेगा कि अमोनिया फॉर्म जो नाइट्रोजन की कन्वर्ट हुई होगी यहाँ से, नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम जो अमोनिया की फॉर्म है उसे कन्वर्ट करेगा इनटू नाइट्राइट और नाइट्रेट। तो पहले नाइट्राइट रहेगा आपका
नेगेटिव, फिर नाइट्राइट NO3 नेगेटिव, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका NO3 नेगेटिव। तो अमोनिया से NO2 नेगेटिव में एंड देन NO3 नेगेटिव में कन्वर्जन हुई, तो NO2 नेगेटिव आपका हुआ नाइट्राइट एंड NO3 हुआ नाइट्रेट। नेक्स्ट स्टेप आता है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन में क्या होगा कि जो प्लांट हैं वो अमोनिया को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि ये जो अमोनिया फॉर्म है NH3 फॉर्म, इसे हम अमोनिया फॉर्म कह रहे हैं, या फिर जो आपके नाइट्रेट फॉर्म है, नाइट्राइट्स फॉर्म है और नाइट्रेट फॉर्म है NO3 नेगेटिव, ठीक है, वो यूज़ हो जाएंगे प्लांट्स के द्वारा। और प्लांट्स क्या करेंगे, इन्हें कन्वर्ट करेंगे, इन फॉर्म्स को कन्वर्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जैसे कि अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। तो एसिमिलेशन में क्या हुआ, प्लांट्स ने एसिमिलेट किया, अब्जॉर्ब किया अमोनिया को और नाइट्रेट्स को सॉइल से, देन उन्होंने कन्वर्ट किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जैसे कि अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। देयर आफ्टर नेक्स्ट स्टेप रहता है अमोनिफिकेशन। अब अमोनिफिकेशन में क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका रोल रहेगा अमोनिफिकेशन में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई, वो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसे डिग्रेड करेंगे, डिकम्पोज करेंगे और अमोनिया को रिलीज करेंगे सॉइल में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिलीज करेंगे, अमोनिया को रिलीज करेंगे सॉइल में, तो इसे हम कहेंगे अमोनिफिकेशन। देन नेक्स्ट स्टेप आता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन जो है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, आपने यहाँ से लर्न करना है। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू जो नाइट्रेट फॉर्म है, नाइट्रेट यानी कि NO3 नेगेटिव जो फॉर्म है वो कन्वर्ट हो रही है N2 फॉर्म में, यानी कि नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में, और इसके बाद अगेन रिलीज बैक हो रही है एटमॉस्फेयर में। इस तरह से कैसे नाइट्रोजन N2 से अगेन N2 की फॉर्म में जो है एटमॉस्फेयर में आ रही है, तो पूरी की पूरी इस साइकिल को हम कहेंगे नाइट्रोजन साइकिल। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इनिशियल स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का, जिसमें कि एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन रहती है, यानी कि जो N2 फॉर्म में जिसे हम स्टेबल और इनर्ट फॉर्म की नाइट्रोजन कह रहे हैं, वो अमोनिया में कन्वर्ट होगी। देन नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है कौन से बैक्टीरिया से कैरी आउट होता है वो आपने याद रखना है, नाइजोटोबैक्टर और राइजोबियम के बैक्टीरिया जो है, इन बैक्टीरिया में एंजाइम प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में नाइट्रोजन जो है कंबाइन करेगी हाइड्रोजन के साथ, यानी कि N2 जो है वो कंबाइन करेगी हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। देन इट विल फॉर्म द अमोनिया, NH3 की फॉर्म करेगी। तो किस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होगा, एजोटोबैक्टर और राइजोबियम की प्रेजेंस में, और इनके पास कौन सा एंजाइम रहता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन साइकिल के रिगार्डिंग कि कैसे नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, N2 जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। देन नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगी और NH3 की फॉर्मेशन करेगी। NH3 की फॉर्मेशन कैसे हुई, यानी कि नाइट्रोजन की फिक्सेशन हुई अमोनिया की फॉर्म में इन बाय यूजिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मैंने बताए एजोटोबैक्टर और राइजोबियम। देन यहाँ से क्या होगा, अगेन नाइट्रिफिकेशन होगी। नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा कि जो आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आपके कौन कौन से हैं, आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास को आपने नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा, वो क्या करेंगे कि अमोनिया को सबसे पहले N2 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, N2 एंड देन NO3 की फॉर्म में, नाइट्राइट और नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन क्या होगा कि फिर उसके बाद जो स्टेप आएगा डीनाइट्रिफिकेशन का, यानी कि यहाँ पे ये स्टेप हुआ आपका सबसे पहला स्टेप हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन का, देन एसिमिलेशन का, यहाँ पे प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया नाइट्रोजन को, देन उसके बाद अमोनिफिकेशन का प्रोसेस हुआ, देन नाइट्रिफिकेशन एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन जो है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू कैरी आउट हुई, जिसमें NO3 को कन्वर्ट किया गया N2 की फॉर्म में।
तो इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल जो है कैरी आउट होती है एटमॉस्फेयर में। ये वही स्टेप है नाइट्रिफिकेशन, जिसमें नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं और हेल्प करते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए बाय यूजिंग नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। देन एसिमिलेशन में जो आपके प्लांट्स हैं वो एसिमिलेट करेंगे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को सॉइल से या फिर रूट से और एब्जॉर्ब करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, नाइट्राइट आयंस और नाइट्रेट आयंस एंड देन अमोनियम आयन, जो कि यूज़ होते हैं प्लांट और एनिमल्स की प्रोटीन्स में। देन अमोनिफिकेशन में क्या हुआ कि जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो जाएंगे तो नाइट्रोजन जो कि ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट रहेगी वो रिलीज बैक हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। देन एटमॉस्फेयर में आपके सॉइल में रिलीज हो गई। देन डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, डिकम्पोजर्स आपके आगे बैक्टीरिया और कुछ फंगस जो कि सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं वो इस ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करेंगे अमोनियम आयंस में। एक डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है जिसमें अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है और अमोनिया जो है फर्दर यूज होगी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। देन डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस आ गया जिसमें नाइट्रेट यानी कि NO3 की फॉर्म जो है वो नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और अगेन बैक हो रही है एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से जो डीनाइट्रिफिकेशन के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो है स्यूडोमोनास और क्लॉस्ट्रीडियम। देन बात करते हैं सल्फर साइकिल की। तो इससे पहले मैं बता दूं कि जो नाइट्रोजन साइकिल है वो प्लांट की जो लाइफ है उसे सपोर्ट करती है, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है प्लांट्स के लिए। देन जो नाइट्रोजन रहती है वो इकोसिस्टम को बैलेंस करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल इकोसिस्टम को बैलेंस करेगी बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो कि अवेलेबल होगा प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एंड इवन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। देन बात करते हैं सल्फर साइकिल की। सल्फर जो कि एक बहुत ही अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ में। सल्फर येलो, ब्रिटल, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस नॉन मेटल है। अबंडेंट यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है सल्फर, येलो कलर का कंपाउंड रहता है। एंड देन ब्रिटल कंपाउंड है सल्फर। ब्रिटल का मतलब है कि एक ऐसा कंपाउंड या एक ऐसा मटेरियल जो हार्ड रहता है, रिजिड रहता है और अगर उसे स्ट्रेस कंडीशंस में सप्लीमेंट किया जाए यानी कि स्ट्रेस प्रोवाइड किया जाए तो उसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन टेस्टलेस यानी कि कोई भी टेस्ट नहीं रहता, ऑर्डरलेस सुगंध नहीं होती इस तरह की मेटल में, तो इसे हम नॉन मेटल कहते हैं। सल्फर जो कि प्रेजेंट रहती है हर तरह की प्रोटीन्स में। देन सल्फर जो है स्टोर की जाती है या फिर स्टोर फॉर्म में पाई जाती है अंडरग्राउंड रॉक्स में, मिनरल्स में एंड देन रिलीज बैक होती है एटमॉस्फेयर में जब फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है या फिर कोई भी वोल्केनिक एक्टिविटीज एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो सल्फर कहाँ प्रेजेंट होती है और आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है सल्फर साइकिल को। तो सल्फर साइकिल में स्टार्ट करेंगे कि सल्फर की जो प्रेजेंस है या सल्फर जो स्टोर होती है वो अंडरग्राउंड रॉक्स में स्टोर होती है और मिनरल्स में स्टोर रहती है। तो सल्फर यहाँ से कैसे एटमॉस्फेयर में जाएगी, जब बर्निंग होगी फॉसिल फ्यूल्स की या फिर कुछ ऐसी वोल्केनिक एक्टिविटीज होगी या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डिकम्पोजिशन होगी, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं जब ब्रेक डाउन होंगे तो सल्फर जो है रिलीज बैक होगी एटमॉस्फेयर में। सो सल्फर साइकिल क्या हुआ, सल्फर साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच यानी कि सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू वेरियस फॉर्म्स इन द एनवायरनमेंट। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सल्फर साइकिल का जो कि सपोर्ट करता है लाइफ को अर्थ के ऊपर। सो सल्फर एक क्रिटिकल कंपोनेंट है जो कि अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स और बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। देन यहाँ बात करते हैं एटमॉस्फेयर में जो भी सल्फर प्रेजेंट रहेगी वो किस तरह से प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज होगी। देन डिकम्पोज्ड जो प्लांट का पार्ट रहेगा जब वो फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में आएगा, यानी कि जब सल्फर अकमुलेट होगी फॉसिल फ्यूल्स में तो वहाँ से डिकम्पोज की जाएगी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा या कुछ ऑर्गेनिज्म के द्वारा। देन सल्फर ऑर्गेनिक सल्फर की फॉर्म में कन्वर्ट होगी एंड देन सल्फेट फॉर्म में SO4 नेगेटिव की फॉर्म में। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी होगी सल्फेट फॉर्म के ऊपर और अगेन
जो सल्फर है वो रिड्यूस हो जाएगी सल्फर में। अगेन सल्फर जो है बैक हुई एटमॉस्फेयर में सल्फर की फॉर्म में, जिसे हम एटमॉस्फेरिक सल्फर कहते हैं। सो यहाँ पे कंप्लीट सल्फर की साइकिल है कि कैसे सल्फर की जो है वो साइकिलिंग हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो सबसे पहला स्टेप आता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी कि सल्फर जो है वो रॉक्स में प्रेजेंट रहेगी या कोई वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होंगी जहाँ पर सल्फर प्रेजेंट रहेगी। तो ये सल्फर जो है ब्रेक डाउन कर जाएगी एंड देन रिलीज होगी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स में, यानी कि एटमॉस्फेयर में कैसे आई सल्फर, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स की फॉर्म में रिलीज हुई। देन कोई भी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ है यानी कि जब SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जो कि वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तब रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, वो रिएक्ट करेगी विद हाइड्रोजन यानी कि वाटर और ऑक्सीजन के साथ। तो वाटर और ऑक्सीजन के साथ जो सल्फर की फॉर्म है जब रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म करेगी। तो सबसे पहला स्टेप था जब वेदरिंग हुई रॉक्स की और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई तो सल्फर रिलीज हुई एटमॉस्फेयर में सल्फर रिलीज हुई सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स में, जैसे कि SO4 या SO2 नेगेटिव की फॉर्म में। तो यहाँ से ये वाली जो सल्फर है ये वाटर के साथ यानी कि वाटर और ऑक्सीजन के साथ एक्ट करेगी। वाटर और ऑक्सीजन के साथ जब एक्ट किया तो H2SO4 की फॉर्मेशन करती है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करेगी। देन नेक्स्ट स्टेप आता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होगा कि जितने भी सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया रहेंगे, सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट करेंगे सल्फेट्स को हाइड्रोजन सल्फाइड में, यानी कि सल्फेट्स को SO4 को सल्फाइड्स H2S की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में। देन अगेन हाइड्रोजन सल्फाइड की जो फॉर्म है वो कन्वर्ट होगी SO4 नेगेटिव की फॉर्म में या SO4 नेगेटिव की फॉर्म में। यहाँ पे 2 नेगेटिव के सिंबल्स हैं तो यानी कि SO4 नेगेटिव इसे कहेंगे हम। देन ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि बैक्टीरिया के थ्रू कैरी आउट हो रहा है, इसीलिए हम इसे बायोलॉजिकल प्रोसेस कह रहे हैं, जहाँ पर सल्फेट रिड्यूस हो रही है हाइड्रोजन सल्फाइड में। देन हाइड्रोजन सल्फाइड से SO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रही है। देन एसिमिलेशन में क्या होगा कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं एसिमिलेट यानी कि एब्जॉर्ब करेंगे सल्फेट को, इस सल्फेट को एब्जॉर्ब करेंगे, एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करेंगे और कन्वर्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि अमाइनो एसिड्स में बना दिया और या फिर कोई प्रोटीन बना दी प्लांट्स के अंदर। देन डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि जैसे ही आपके जो प्लांट्स हैं वो डेड हो गए तो वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेंगे जो कि ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर किसे कह रहे हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर है प्लांट्स का, वहाँ से रिलीज करेंगे सल्फर के कंपाउंड्स को अगेन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। स्टेप बाय स्टेप बता दूं। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहला स्टेप है, यानी कि वेदरिंग हुई रॉक्स की या फिर कोई भी वोल्केनिक एक्टिविटी हुई या फिर डिकम्पोजिशन हुई किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो वहाँ से प्रोटीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रोटीन्स की फॉर्म में जो सल्फर प्रेजेंट रहेगी, यानी कि प्रोटीन्स जब कन्वर्ट होंगे अमाइनो एसिड्स में। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स डिग्रेड करेंगी अमाइनो एसिड्स में, यानी कि अमाइनो एसिड्स किससे बने हैं, प्रोटीन से। देन अमाइनो एसिड्स में सल्फर भी प्रेजेंट रहती है, तो ये सल्फर जो है किस में रिड्यूस होगी, H2S की फॉर्म में रिड्यूस होगी और बैक्टीरिया की प्रेजेंस में रिड्यूस होगी। तो कौन से बैक्टीरिया होंगे, डी सल्फोक्टोमैकुलम बैक्टीरिया। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लर्न करना है कि प्रोटीन्स
की डिग्रेडेशन हुई अमाइनो एसिड्स में, यानी कि प्रोटीन कन्वर्ट हुए अमाइनो एसिड्स में, और ऐसे अमाइनो एसिड्स में जिसमें सल्फर प्रेजेंट थी। देन सल्फर की जो रिडक्शन हुई H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में बाय यूजिंग दिस बैक्टीरिया। नेक्स्ट स्टेप पर रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड टू एलिमेंटल सल्फर, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हुई एलिमेंटल सल्फर की फॉर्म में। देन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इसके लिए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कि इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंटल सल्फर, यानी कि एलिमेंटल सल्फर सल्फाइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हुई कौन से बैक्टीरिया की प्रेजेंस में? कीमोलिथोट्रोपिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, क्योंकि एलिमेंटल सल्फर जो है वो डायरेक्टली प्लांट्स यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसीलिए एलिमेंटल सल्फर की जो ऑक्सीडेशन है सल्फाइड्स की फॉर्म में हुई बाय यूजिंग कीमोलिथोट्रोपिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट स्टेप आता है रिडक्शन ऑफ सल्फेट्स, यानी कि जो प्लांट्स ने यूटिलाइज किए सल्फेट्स की फॉर्म में, उनकी रिडक्शन होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में, यानी कि सल्फेट कन्वर्ट हुए हाइड्रोजन सल्फाइड में इन द प्रेजेंस ऑफ डीसल्फोविब्रियो डीसल्फोफ्यूरिकन्स बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। तो इस तरह से सल्फर जो है सल्फेट्स में कन्वर्ट होके देन सल्फाइड्स में कन्वर्ट होती है यूजिंग ATP, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की प्रेजेंस में, और देन अगेन रिडक्शन होती है सल्फेट्स की हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में। देन बात करते हैं फॉस्फोरस साइकिल की। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सल्फर साइकिल है वो कैसे कैरी आउट होती है, क्योंकि सल्फर भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। जैसे मैंने बताया सल्फर प्रेजेंट रहती है अमाइनो एसिड्स में, प्रोटीन्स में और कुछ बायोमॉलिक्यूल्स में। सल्फर इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करती है, या फिर आप कह सकते हैं क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करती है सल्फर। देन वाटर की क्वालिटी को भी इम्पैक्ट कर सकता है सल्फर के कंपाउंड्स। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट साइकिल जो है वो है फॉस्फोरस साइकिल। तो फॉस्फोरस जो है एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है एटमॉस्फेयर का, क्योंकि फॉस्फोरस साइकिल में क्या होगा कि फॉस्फोरस कन्वर्ट होगी बिटवीन द एटमॉस्फेयर, यानी कि फॉस्फोरस की कन्वर्जन होगी बहुत सारी फॉर्म्स में, फॉस्फाइड्स की फॉर्म में, एनवायरमेंट में कन्वर्जन होगी, तो इसे हम फॉस्फोरस साइकिल कहेंगे। सो फॉस्फोरस साइकिल इज द बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल का मतलब है यह बायोलॉजिकल और जियोकेमिकल साइकिल है, जिसमें केमिकल रिएक्शंस और बायोलॉजिकल रिएक्शंस कैरी आउट हो रही हैं, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ट्रांसफॉर्म हो रही है फॉस्फोरस और ट्रांसलोकेट हो रही है फॉस्फोरस सॉइल में, वाटर में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फिर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल में। तो इसे हम कहते हैं फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस जो है कैसे रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में? तो सबसे पहले फॉस्फोरस की होगी वेदरिंग, यानी कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सबसे पहला स्टेप है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जहाँ पर फॉस्फोरस जो है रॉक्स और मिनरल्स में प्रेजेंट रहेगी, और जैसे ही वेदरिंग होगी रॉक्स टूटनी शुरू होगी तो फॉस्फोरस रिलीज होगी एनवायरमेंट में। देन या तो सॉइल में रिलीज हो जाएगी या ओशियंस में रिलीज हो जाएगी, मतलब या जो फॉस्फोरस है वो रिलीज हो रही है वेदरिंग ऑफ रॉक्स से, इधर ओशियंस में या फिर सॉइल में। देन इरोजन, सॉइल का इरोजन होगा, यानी कि सॉइल की जो जहाँ पर सॉइल प्रेजेंट है और जिस सॉइल में फॉस्फोरस प्रेजेंट है वो सॉइल इरोड होगी, टूटेगी और कन्वर्ट होगी और ट्रांसपोर्ट होगी ओशियंस में, यानी कि एक्वाटिक सिस्टम में, इकोसिस्टम में। देन फॉस्फोरस जो है सॉइल से ली जाएगी कुछ प्लांट्स के द्वारा, यानी कि प्लांट्स भी अकोमोलेट करेंगे फॉस्फोरस के कंपाउंड्स को। देन प्लांट्स के ऊपर फीड करेंगे जो एनिमल्स, वो फॉस्फोरस लेंगे। देन एनिमल्स और जो प्लांट्स होंगे जब डेड हो जाएंगे तो वहाँ से भी फॉस्फोरस रिलीज होगी उस डेड ऑर्गेनिक मैटर में,
जो कि सेप्रोबायोन्ट्स यानी कि सेप्रोफाइट्स के द्वारा रिलीज हो जाएगी अगेन बैक इनटू द सॉइल, और सॉइल से फिर रॉक्स में जाएगी। सो इसी प्रकार से कुछ जो फॉस्फोरस है वो एल्गी, सी बर्ड्स, गुएनो यानी कि ओशियंस में रहने वाले जो जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ एनिमल्स हैं, उनके द्वारा भी फॉस्फोरस जो है वो यूटिलाइज होगी। देन फॉस्फोरस जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल एलिमेंट है जो जनरली फॉस्फेट्स की आयंस की फॉर्म में पाया जाता है और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहता है एनिमल्स और प्लांट्स का। फॉस्फोरस का मेन रोल है सेल की डेवलपमेंट में, क्योंकि एटीपी की बात करें, डीएनए जो कि सेल है हमारा, सेल का सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल की, तो वहाँ पर जो है फॉस्फोरस प्रेजेंट रहती है। फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में क्योंकि ये क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। देन ये कुछ स्टेप हैं फॉस्फोरस के, कैसे फॉस्फोरस साइकिल कैरी आउट होती है। तो सबसे पहला स्टेप है वेदरिंग। वेदरिंग में क्या हुआ कि रॉक्स और मिनरल्स में जो फॉस्फोरस है वो प्रेजेंट रहती है। जब वेदरिंग हुई रॉक्स की यानी कि ब्रेकडाउन हुई तो रिलीज हो गई एटमॉस्फेयर में फॉस्फोरस रिलीज हुई एटमॉस्फेयर में। देन फॉस्फोरस साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुई? अर्थ की क्रस्ट से, यानी कि जो फॉस्फेट साल्ट्स हैं वो रॉक्स वो ब्रेक डाउन हुए रॉक्स से और वो वॉश होते हुए, यानी कि जब पानी पड़ेगा या बारिश होगी तो वो ग्राउंड में मिक्स हो जाएंगे और ग्राउंड से वो सॉइल में मिक्स हो जाएंगे और सॉइल से क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन होगी प्लांट्स के द्वारा उन फॉस्फोरस कंपाउंड्स की, यानी कि फॉस्फेट सॉल्ट्स जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे सॉइल के अंदर। देन प्लांट्स के द्वारा टेकन अप करेंगे और वो रिलीज एब्जॉर्ब हो गए प्लांट्स में। देन उन प्लांट्स के ऊपर जो है एनिमल फीड करेंगे। जैसे मैंने लास्ट जो आपको एक डायग्राम था उसमें बताया कि एनिमल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे फॉस्फोरस को प्लांट्स से, जो प्लांट्स में प्रेजेंट फॉस्फोरस है। एंड देन फॉस्फोरस साइकिल जो है बहुत ही फास्टर रहेगी प्लांट्स और एनिमल्स में एज कम्पेयर टू द रॉक्स, क्योंकि रॉक्स की वेदरिंग होने में टाइम लगेगा, जबकि एनिमल्स के जो जिन प्लांट्स के ऊपर एब्जॉर्ब करेंगे, जिन प्लांट्स के ऊपर फीड करेंगे, वहाँ से एकदम से जो फॉस्फोरस है उसे गेन कर लेंगे। एंड देन जब प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेथ होगी या डिकम्पोजिशन होगी तो अगेन रिटर्न बैक हो जाएगी वही फॉस्फोरस इकोसिस्टम में, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ द प्लांट्स, जो मैंने बताया डेथ ऑफ द प्लांट्स ऑफ एनिमल्स जो कि डिकम्पोजिशन होगी जिनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो उनके पास यानी कि उस डेड मैटर में जो ऑर्गेनिक फॉर्म फॉस्फोरस की प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगी अनदर ऑर्गेनिक फॉर्म में, जो कि इजीली रिलीज बैक होगी या तो सॉइल में या वाटर में। ठीक है, देन सॉइल और वाटर से वो सेडिमेंट्स की फॉर्म में जो है वो अकमुलेट होगी, सेडिमेंट्स हो जाएगी वो फॉस्फोरस रॉक्स में। अगेन फॉस्फोरस जो है वो रिलीज हो जाएगी रॉक्स और सेडिमेंट्स में, और अगेन उसका जो डिकम्पोजिशन है यानी कि अगेन फॉस्फोरस साइकिल वेदरिंग ऑफ रॉक से स्टार्ट होगी। तो ये सारा था फॉस्फोरस साइकिल के बारे में। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आज के टाइम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, क्योंकि क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर का राइज हो रहा है, यानी कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है या एवरेज टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का है वो राइज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ एटमॉस्फेयर में कैरी आउट हो रही हैं जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर राइज हो रहा है। जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, वाटर वेपर्स जो ट्रैप हो रहे हैं हीट की फॉर्म में सन से, और जिसकी वजह से वार्मिंग हो रही है पूरे के पूरे प्लैनेट की, अर्थ प्लैनेट की। सो ग्लोबल वार्मिंग क्या हुआ? Global warming, it refers to the long term rise in the temperature of the earth or this planet due to increasing the level of greenhouse gases के कारण ये टेम्परेचर राइज हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हुई? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स, जो कि ट्रैप कर रहे हैं हीट को, सन से जो हीट आ रही है उसे ट्रैप करेंगे और वार्मिंग इफेक्ट देंगे प्लैनेट को। सो ग्लोबल वार्मिंग
आप देख सकते हैं कि जैसे बर्निंग हो रही है या फिर जंगलों को जलाया जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ का सेटअप ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, ये सारा कारण जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, ग्लोबल वार्मिंग को लीड कर रहा है। और इसकी वजह से हमारे जो अर्थ का है यानी कि अर्थ का टेम्परेचर जो है इसकी वजह से राइज हो रहा है, क्योंकि जब बर्निंग होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स यानी कि ऐसी गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी जो सन की एनर्जी को ट्रैप करेंगी, यानी कि सूरज से आने वाली किरणों को ट्रैप करेंगी और वहाँ से जो राइज करेंगी टेम्परेचर को, उसकी वजह से प्लैनेट्स का जो एवरेज टेम्परेचर है वो राइज होगा, इंक्रीज होगा। सो इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण है? दो मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग के। सबसे पहला कारण है मैन मेड कॉजेस, यानी कि हमारी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दूसरा कॉज है नेचुरल। सबसे पहले बात करते हैं मैन मेड कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के। तो सबसे पहला कारण है डिफॉरेस्टेशन, यूज ऑफ व्हीकल्स। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, जैसे कि एग्रीकल्चर का ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, या फिर अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, या फिर व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। दूसरा मेन कारण है इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट हो रही है, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हो रही है ज़्यादा, और ओवर पॉपुलेशन हो रही है, यानी कि ओवर पॉपुलेशन ही मेन कारण है इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट का और एग्रीकल्चर को इंक्रीज़ करने का, जिसकी वजह से हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि जंगलों को जला रहे हैं, उन्हें परमानेंट डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस लेवल तक कि वो एक कॉज क्रिएट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का। देन नेचुरल जो कॉजेज हैं ग्लोबल वार्मिंग के वो हैं वॉल्केनोस, वाटर वेपर्स, मेल्टिंग और फ्रॉस्ट ब्लेजेस। या तो नेचुरली कई बार जंगलों में आग लग जाती है, या फिर वाटर वेपर्स H2O की फॉर्म में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो भी हीट अप कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को। देन वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं मैन मेड कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन। प्लांट्स जो हैं मेन सोर्स रहते हैं ऑक्सीजन का, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और वाटर को लेंगे सॉइल से और रिलीज करेंगे ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। बट फॉरेस्ट को हम डिग्रेड कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए, डोमेस्टिक यानी कि अपने घरेलू पर्पस के लिए, या फिर कमर्शियल जिसमें हम इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर रहे हैं। तो इसकी वजह से एक एनवायरनमेंट का इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉज है वो हो रहा है। तो यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मेजर कॉज है डिफॉरेस्टेशन। सेकेंड आता है यूज़ ऑफ व्हीकल्स। हम इवन फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो व्हीकल्स से गैसेस का रिलीज हो रहा है, यानी कि जब हम व्हीकल्स को यूज़ करेंगे तो गैसेस का एमिशन होगा एटमॉस्फेयर में। व्हीकल्स जो है फॉसल फ्यूल्स को बर्न करेंगे, देन लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे या फिर टॉक्सिन्स को रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर राइज होगा एटमॉस्फेयर का। देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब है कि कैसे ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही हैं। जब हम एसी यानी कि एयर कंडीशनर्स का यूज़ कर रहे हैं अत्यधिक मात्रा में, देन रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिलीज़ हो रही है और अफेक्ट कर रही है ओजोन लेयर को भी। सो ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन करना हमारा मेजर रोल रहता है। इसी तभी हम अर्थ के सरफेस को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो कि सन से एमिट होती हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिड्यूस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसको हम तभी रिड्यूस कर सकते हैं जब हम एसीज और रेफ्रिजरेटर्स का कम से कम यूज़ करेंगे, सो दैट कि हम जो टेम्परेचर है एक इस प्लैनेट का उसे राइज ना कर सकें।
नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट हो रही है वैसे वैसे टेम्परेचर का राइज हो रहा है, क्योंकि हार्मफुल गैसेस का एमिशन हो रहा है फैक्ट्रीज से, जिसकी वजह से अर्थ के टेम्परेचर को राइज किया जा रहा है। तो 2013 में इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज ने रिपोर्ट किया कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है 1880 से लेके 2012 तक लगभग 0.9 डिग्री सेल्सियस राइज हो चुका है, और इंक्रीज जो है लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया है एज कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल मीन टेम्परेचर, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है बाय यूजिंग द मोर एंड मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। देन नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम ग्रीन हाउसेस का यूज़ कर रहे हैं। ग्रीन हाउसेस से ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रही हैं एटमॉस्फेयर में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसेज जो कि फार्मिंग एक्टिविटीज से रिलीज हो रही हैं, और जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है अर्थ का इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मेन कारण है ओवर पॉपुलेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब ब्रीथ कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है, और प्राइमरी जो गैसेस हैं वो कॉज कर रही हैं ग्लोबल वार्मिंग को, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के कारण इन गैसेस की वजह से अर्थ का और इस प्लैनेट का टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। देन नेक्स्ट है नेचुरल कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि किस तरह से नेचुरली ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रही है। तो वोल्केनोज यानी कि ऐश और स्मोक जो है, जो कि वोल्केनिक इरप्शन से रिलीज हो रहे हैं और एटमॉस्फेयर को इफेक्ट कर रहे हैं, इस क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये नेचुरल कंट्रीब्यूटर्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के। देन नेक्स्ट आता है वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स एक तरह की ग्रीन हाउस गैस होती है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर जैसे जैसे राइज हो रहा है तो वाटर वेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं वाटर बॉडी से एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कॉज हो रही है। देन नेक्स्ट है मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट का मतलब है फ्रोजन सॉइल। फ्रोजन सॉइल्स यानी कि ऐसी सॉइल जहाँ पर गैसेस जो हैं वो ट्रैप्ड हैं बहुत सारे सालों से, बहुत सारे ईयर्स से वो गैसेस जो हैं उस सरफेस में, उस सॉइल में ट्रैप रहती हैं। तो जब ग्लेशियर्स की जो मेल्टिंग होगी तो वो जो ट्रैप्ड सॉइल्स में गैसेस हैं वो रिलीज़ हो जाएंगी एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। तो ये भी एक मेजर कारण है, नेचुरल कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। देन फॉरेस्ट ब्लेजेस। फॉरेस्ट ब्लेजेस मीन्स कि फॉरेस्ट में जो फायर्स हो रही हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन जो है और कार्बन कंटेनिंग स्मोक जब फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रही हैं तो उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में गैसेस रिलीज हो रही हैं वह भी अर्थ के टेम्परेचर को राइज कर रही हैं, जो कि एक मेजर कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट है कि जैसे ही टेम्परेचर का राइज हो रहा है, अर्थ का जो टेम्परेचर राइज हो रहा है तो इसकी वजह से ग्लेशियर्स का मेल्टिंग होना स्टार्ट हो रहा है और सी लेवल में सी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसकी वजह से जो राइज टेम्परेचर की वजह से जो लगभग अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है वो अभी तक 1.1 डिग्री सेल्सियस तक राइज हो चुका है, जो कि एक मेजर और डिवास्टेटिंग इफेक्ट है कोस्टल रीजन्स के लिए। देन इकोसिस्टम को इफेक्ट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो लाइफ है वो इफेक्ट हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। देन क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग जो है एक मेजर फैक्टर है क्लाइमेट कंडीशंस को चेंज करने का, यानी कि कुछ प्लेसेस में जहाँ पे फ्लड आ रहा है या कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पे ड्राउट है यानी कि सूखा पड़ रहा है, तो ये सारा का सारा इम्बैलेंस जो है वो आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, यानी कि इस क्लाइमेटिक इम्बैलेंस की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रिजल्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को।
देन स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट और ह्यूमिडिटी की वजह से जो डिजीजेस है वो स्प्रेड हो रही हैं, जैसे कि मॉस्किटोज़ की एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती हैं जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज रहता है। नेक्स्ट आता है हाई मोर्टेलिटी रेट। हाई मोर्टेलिटी का रेट का मतलब है कि जैसे फ्लड या सुनामी या कुछ नेचुरल ऐसी कैलामिटीज़ आएंगी तो उसकी वजह से एवरेज डेथ रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बहुत सारी डिजीजेज ह्यूमन लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही हैं। देन लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट का मतलब है कि जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है यानी कि क्लाइमेट चेंज में एक शिफ्ट आ रहा है तो लॉस हो रहा है प्लांट्स और एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि एनिमल्स माइग्रेट कर रहे हैं अपने नेचुरल हैबिटेट से जहाँ पे वो पहले सर्वाइव कर रहे थे और वहाँ से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। सो ये एक मेजर इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का डाइवर्सिटी के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। देन नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, जो कि एक मेजर कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो कि ग्रीन हाउसेस के कारण हो रहा है, यानी कि जब रेडिएशंस जो हैं सन से एब्जॉर्ब होंगी ग्रीन हाउसेस में, ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा, तो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगी सरफेस में या फिर स्पेस में, तो जिसकी वजह से अर्थ का जो नियर का टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, अर्थ इंसुलेट हो रही है और प्रिवेंट कर रही है इट फ्रॉम फ्रीजिंग। सो इसे हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जो कुछ गैसेस की वजह से हो रहा है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, वाटर वेपर H2O, जो कि ट्रैप कर रहे हैं हीट को सन से और इस प्लैनेट को गर्म रखने में हमारी जो है वो मदद कर रहे हैं और लाइफ को भी सपोर्ट कर रहे हैं। सो इसे कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले सोलर रेडिएशंस की बात करते हैं। सोलर रेडिएशंस जो कि सन से आ रही हैं, सन इमिट करेगा सोलर रेडिएशंस को जो कि अर्थ के सरफेस में एंटर करेंगी, देन एब्जॉर्ब हो जाएंगी एटमॉस्फेयर में। देन नेक्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन बाय द एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के सरफेस में ये सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी और इसके जो टेम्परेचर है अर्थ का उसे इंक्रीज करेंगी या वार्म करेंगी प्लैनेट को। देन इंफ्रारेड रेडिएशंस, थर्ड स्टेप आएगा इंफ्रारेड रेडिएशंस, यानी कि जो अर्थ का सरफेस है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को इमिट करेगा, निकालेगा, जो कि एब्जॉर्ब होंगी बाय द ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके द्वारा इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं वो एब्जॉर्ब होंगी और जिसकी वजह से ट्रैप हो जाएगी, एनर्जी का ट्रैप होगा और ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ट्रैप करेंगी इंफ्रारेड रेडिएशन को और स्पेस से यानी कि इस स्पेस से बाहर नहीं जाने देंगी और जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा या फिर आप कह सकते हैं कि एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करेगा एंड देन वार्मिंग दिस प्लैनेट। और इस ट्रैप्ड हीट से जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगी ग्लोब में बाय एटमॉस्फेयर के सर्कुलेशन के द्वारा और वार्म करेंगी पूरे के पूरे प्लैनेट को। सो इसे हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। देन ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं दे विल नेवर लेट द रेडिएशन एस्केप फ्रॉम द अर्थ एंड इंक्रीज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दिस देन लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेगी वो सन से आने वाली एनर्जी को और कुछ एनर्जी जो इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में अर्थ के सरफेस से रिलीज होंगी उसे ट्रैप करेंगी और अर्थ के टेम्परेचर को राइज अप कर देंगी। तो ग्रीन हाउस गैसेस में मुख्यतः आएंगी आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देन मीथेन गैस, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस। देन मेजर कंट्रीब्यूटर हैं ग्रीन हाउस गैसेस के फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, डिफॉरेस्टेशन, ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं ग्रीन हाउस गैसेस के।
नेक्स्ट बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे ओजोन लेयर के बारे में कि ओजोन लेयर क्या है। ओजोन लेयर जनरली जो है एक ऐसी लेयर है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में लोअर सरफेस के ऊपर पाई जाती है। लोअर पोर्शन जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर का पोटेंशियल रहता है कि वो लगभग 97 से लेके 99% तक हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि सन से एमिट होती हैं और अर्थ पे जितनी भी लाइफ है उसे डैमेज कर सकती हैं। तो उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने का पोटेंशियल रहता है ओजोन लेयर में। इफ़ ओजोन लेयर अगर एब्सेंट होती तो बहुत सारी स्किन डिजीजेस और इम्यून सिस्टम की जो वीकनेस है, यानी कि बहुत सारी डिजीजेस जो है वो कॉज हो सकती थी। देन मेन रीज़न क्या है ओजोन लेयर का या फिर ओजोन होल का? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ये आपका आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्ट्रेटोस्फीयर है। अर्थ से ऊपर एक लेयर है ट्रोपोस्फीयर, देन ट्रोपोस्फीयर से ऊपर है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ये ओजोन लेयर पाई जाती है। ये है आपकी ओजोन लेयर। देन ओजोन लेयर क्या करेगी? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है जो कि सन से ट्रैप होंगी एनर्जी और इसे एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करने देंगी। जिसकी वजह से अर्थ की जो है वो प्रोटेक्शन होती है। तो जब ओजोन लेयर की डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और कुछ क्लोरीन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं जब ओजोन लेयर को डिप्लीट करना स्टार्ट करेंगे, जब एक्टिविटीज़ जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस होंगी, तो उसकी वजह से ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली थिनिंग हो रही है ओजोन लेयर की अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जब केमिकल कंपाउंड्स या फिर केमिकल गैसेस जो हैं रिलीज हो रही हैं या तो इंडस्ट्री से या फिर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। सो हाउ डज ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग? ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है क्लोरीन ब्रोमीन के एटम से, जो कि एटमॉस्फेयर में जो है वो जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेंगे, जब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो कि हार्म करेंगी ओजोन लेयर को, तो ओजोन लेयर के जो थिनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि अगर एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में तो वो लगभग 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रहते हैं जो कि बहुत ही अबंडेंट पाए जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेगा ओजोन लेयर के साथ, वो ओजोन लेयर को 1 लाख गुना तक डिप्लीट करने की क्षमता रखता है। इफ़ेक्ट्स क्या है ओजोन लेयर डिप्लीशन की? सबसे पहला इफेक्ट है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, यानी कि ह्यूमंस जो हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट होंगे जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यानी कि सन से आने वाली यूवी रेडिएशंस ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देंगी। तो हमें बहुत सारी डिजीजेस, स्किन डिजीजेस, कैंसर, सनबर्न, कैटरेक्ट्स ऐसी बीमारियों से जूझना पड़ सकता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी वीक कर सकती हैं। देन एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट रहेगा, स्किन और आई कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स होने
होने का, देन एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगी ओजोन लेयर डिप्लीशन। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ में एंटर करेंगी, जिसकी वजह से फ्लावरिंग, फोटोसिंथेसिस जो है वो कम होगी, और जो फूड प्रोसेसिंग है और फूड के बनने की जो क्षमता है वो प्लांट्स के द्वारा वो भी कम हो जाएगी। देन इफेक्ट ऑन मराइन लाइफ। मैराइन लाइफ का मतलब है कि जो ऐसी लाइफ जो कि पानी में सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे कि प्लैंक्टन्स हो गए और कुछ एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं या फिर फिशेस हैं, उनकी फूड चेन डिस्टर्ब होगी और वो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो पूरी के पूरे इस बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करेंगे। सो दिस इज़ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट रहती है, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस एटमॉस्फेयर से रिलीज होंगे, ट्रोपोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, तो जो ओजोन लेयर है उसकी थिनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और जिसकी वजह से ओजोन होल की फॉर्मेशन होगी। और जब इस ओजोन होल की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंटर करेंगी हमारे अर्थ में और इस प्लैनेट में, और बहुत सारी डिजीजेस को प्रोलिफरेट करेंगी। सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट यूनिट में हम यूनिट 2 की बात करेंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट द यूनिट 1 ऑफ एनवायरमेंट साइंस। थैंक यू एवरीवन।